हेलो दोस्तों, करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह हिंदी प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से प्रत्येक शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्यय हमने पढ़ाया है आपको कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है इकहरा, दूसरा ऑप्शन है आपका आजन्म, और तीसरा ऑप्शन है आपका परामर्श, और चौथा ऑप्शन है आपका खुशबू। तो इसमें इकहरा एक शब्द दिया गया है और इकहरा में मूल शब्द इक है और उसमें प्रत्यय जुड़ा है हरा। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा इकहरा। इकहरा एक प्रत्यय युक्त क्या है, शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो विदेशज ऐसे शब्द होते हैं जो विभिन्न देश की यानी बाहरी देश की भाषाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं और हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम विदेशज कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है औरत। कौन सा ऑप्शन है, औरत है, और दूसरा आग है, तीसरा खेत है, और चौथा क्या है, पगड़ी है। तो जो हमारा औरत है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का आपका शब्द है। और आग एक तद्भव शब्द है, खेत आपका तद्भव शब्द है, और पगड़ी आपकी क्या है, देशज शब्द है। जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, औरत होगा। विदेशज शब्द कौन सा है, औरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आपका है, यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। चौथा ऑप्शन, अभी देश में सर्वत्र शांति है। जब हम आपको पढ़ाएंगे कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो वहाँ बताएंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कैसे आपको पहचानना है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा, यूनान गहरे आर्थिक संघर्ष से घिरा हुआ है। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य के। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अव्ययी भाव, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका रक्त पुष्प, यानी पुष्प की विशेषता बताई गई है कि क्या है, रक्त। रक्त क्या होता है, लाल होता है। जो सबसे पहला होगा ये आपका क्या होगा, कर्मधारय होगा। सबसे पहला क्या होगा, कर्मधारय होगा। लिख देते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। पहला जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, रक्त यानी कर्मधारय। दूसरा गंगाजल, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास। और जो सीताराम दिया गया है इसमें आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास। और निस्संदेह में क्या होगा आपका अव्ययीभाव, क्योंकि इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो देखिए इसका जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, निस्संदेह होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रा ज्ञा इनमें से किस वर्ग में है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपकी छात्रा और क्या है, ज्ञा है, क्योंकि आधा का और खष्टी सा से मिलकर छा बनता है, और आधा ता और रा से मिलकर आपका त्रा बनता है, आधा जा और इया से मिलकर आपका क्या बनता है, क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो इसलिए देखा जाए तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि जब व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन
छोटी ई और बड़ी किस प्रकार के वर्ण हैं? अब देखिए इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ, दंत, दंतोष, तालव्य तो हमने पढ़ाया है जब आपको वर्णमाला पढ़ाया है। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा तालव्य होगा, क्योंकि इनका उच्चारण किससे किया जाता है? तालव्य से। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए वहाँ आपका विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा? विरोधाभास अलंकार होता है। जब हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्त आप जानते ही हैं, जब किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। श्लेष, श्लेष ऐसे शब्द होते हैं, यानी जब किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलने लगे तो वहाँ श्लेष होता है। और यमक, दो शब्द दिए जाएं और दोनों के अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? आपका पिंगल शास्त्र है। क्या है? पिंगल शास्त्र है। पहला ऑप्शन दिया था राजनीति शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा पिंगल शास्त्र और चौथा दर्शन शास्त्र। पूछा था छंद के जनक, तो पिंगल, वहाँ जो पिंगल मुनि हैं वो क्या है? छंद के जनक माने जाते हैं और उन्हीं का क्या है? पिंगल शास्त्र, यानी छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र। इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने यारा लावा को संक्षेप में क्या कहा है? क्या कहा है? अब देखिए चार ऑप्शन, या लावा दिया गया है, यारा लावा दिया गया है, गण दिया गया और यंग। देखिए संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों को बताया है और 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार का निर्माण किया है। उसी में से एक प्रत्याहार यण है जिसके अंतर्गत आपकी या और रा, ला, वा को संक्षेप में लिखा जाता है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा यण होगा। क्या होगा? यण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए इसे रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया शोक, दूसरा हास्य दिया गया, तीसरा रति दिया गया है, चौथा विस्मय। तो श्रृंगार वही होगा जहाँ क्या होगा? प्रेम होगा। श्रृंगार वही होगा जहाँ क्या होगा? प्रेम होगा। तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? आपका रति होगा। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, हास्य हास रस का स्थायी भाव है और विस्मय शांत रस का स्थायी भाव, यानी निर्वेद भी होता है, आश्चर्य भी होता है, वहाँ आपका विस्मय होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अति प्लस उत्तम अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। अति प्लस उत्तम अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। अब देखिए पहला आपका ऑप्शन है गुण स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन वृद्ध स्वर संधि और तीसरा ऑप्शन यम स्वर संधि और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है अयादि स्वर संधि। अब देखिए अति प्लस उत्तम अति उत्तम हमने बताया या के पहले आधा अक्षर मिल जाए कौन सा संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। वैसे छोटी ई प्लस असमान स्वर या ही बनेगा। तो जिसका सही जवाब होगा वो आपका होगा यण स्वर संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जो मांस खाता है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है, जो मांस खाता है उसे सामिष कहा जाता है। जो इसका सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? सामिष होगा। जो मांस खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामिष बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, पा वर्ग का अंतिम व्यंजन। तो हमने आपको 5 वर्ग बताए हैं, का, चा, टा, ता, पा, और पा वर्ग का अंतिम व्यंजन तो आप देख लीजिए पा, फा, बा, भा, मा। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? मा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनना है आपको। निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनना है। गोलाकार विद्वता पूर्वक दिया गया है, दूना दिया गया है और निर्दय दिया गया। हमने आपको अव्यय पढ़ाया है, आप अव्यय को पढ़िएगा। जो चीज़ें वहाँ से नहीं समझ में आएंगी वो आप हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए, तो इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनना है आपको। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा क्या? दूना होगा। क्या होगा? दूना। दूना एक क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़ा आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अब देखिए, जिसके मूल शब्द में उपसर्ग देखना है आपको, तो मूल शब्द जन्म है, बड़ा आ लगा है, और अवज्ञा में छोटा आ लगा है, आमरण में बड़ा आ, आगमन में बड़ा आ लगा है। इसलिए जो पूछा गया आपसे है कि बड़ा आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा अवज्ञा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ उपसर्ग नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध इसमें भी पूछा गया है, तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। हम आपको जब पढ़ाएंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सपेरा नामक शब्द मूल रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखे। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखे। अब देखिए, सपेरा में आपको क्या करना है? मूल रूप को, प्रत्यय का जो मूल रूप है वो आपको अलग करना है। तो जिसका सही जवाब होगा वो आपका होगा एरा। क्या होगा? एरा होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। अब देखिए, आपको भाववाचक पहचानना है। तो देखिए, रेगिस्तान दिया गया है, एक स्थान है। रेगिस्तान क्या है? स्थान है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। हिमालय पर्वत है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। भारतवर्ष भी एक क्या है? नाम है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। एकता, अब देखिएगा, एकता में प्रत्यय लगता है क्या? ता प्रत्यय लगता है। एकता में ता प्रत्यय लगे तो मूल शब्द एक होगा, ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। अब देखिएगा, एकता भाववाचक संज्ञा है, और एकता में तप, एक में तप प्रत्यय भी लगा देते हैं तो एकत्व भी हो जाता है। तो यानी जो इसका भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा उसका सही जवाब होगा आपका एकता। क्या होगा? एकता। चलिए, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देखिए, कर्म लिखा गया है, कर्म लिखा गया है, आपका परिवार लिखा गया है, गड़बड़ लिखा गया किशन। अब देखिए, जैसे कर्म आपका तत्सम बनेगा तो कर्म बन जाएगा। जैसे कि एक शब्द किशन भी लिखा है, इसमें किशन का कृष्ण हो जाएगा। एक शब्द लिखा है गड़बड़, तो देशज में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में बोलते कि गड़बड़ हो गई, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? गड़बड़ होगा। क्या होगा? गड़बड़, यानी देशज आपका जो शब्द होगा वो गड़बड़ होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका क्या? निश्चित अर्थ होगा। वह बोलने में सरल होंगे, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा, उनका निश्चित अर्थ होंगे। शब्द सार्थक तभी कहलाते हैं जब उनका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है, तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋज का विलोम क्या है? पहला ऋतु, दूसरा है मृद, तीसरा ऑप्शन वक्र, और चौथा ऑप्शन आपका आधा। तो जो इसका सही जवाब होगा, ऋज का विलोम वक्र होता है। क्या होता है? ऋज का विलोम वक्र। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का चिपक जाना। अब देखिएगा, आप लोग कहते हैं घर पे कि भैया आंख लग गई, यानी नींद आ गई। यानी क्या आ गई? नींद आ गई। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा नींद आना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है,
तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है तपोवन। तपः प्लस वन क्या होगा इसका विच्छेद तपः प्लस वन, और तपः होगा तो ये किस संधि का उदाहरण होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। हमने पढ़ाया है आपको वर्णमाला में या और वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। पहला ऑप्शन नाड़ा दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दंती सा दिया गया है, तालबी सा दिया गया है और सी दिया गया है, वा या दिया गया है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा वा और या। वा और या को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी चुनिए अंतर्गत। अब अंतर्गत की जो सही वर्तनी होगी वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा अंतर्गत, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन बाल्टी, तीसरा चूड़ी और चौथा आपका इमली। वाक्य प्रयोग करिएगा आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो पानी। पानी आपका क्या है, पुल्लिंग है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। पानी कैसा शब्द है आपका, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन पीताम्बर, दूसरा क्या है नेत्रहीन, तीसरा है चौराहा, चौथा रुपया पैसा। हमने जब पढ़ाया था आपको समास तो उसमें हमने बताया है कि जिन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लग जाए वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। जो इसका सही जवाब होगा वो आपका होगा रुपया पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन, फेरी वाला, मिठाई, लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किसमें शब्द विन्यास हुआ, किसमें अप्रत्यय हुआ। तो देखिए फेरी वाला, मिठाई में आई प्रत्यय, फेरी वाला में वाला, लगाओ में आओ प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जिसका सही जवाब होगा वो आपका होगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब देखिएगा जब भेद पूछा जाता है तो आप 3 बताते हैं, लेकिन जब अर्थ के आधार पर पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। हमने पढ़ाया है चैप्टर संज्ञा से अव्यय तक, वहाँ हमने बताया है आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। हम अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।